हमारे पास नहीं है, आपके पास होगा, आप ढूंढिए। मैं नेता नहीं हूं ना, मैं एकेडमिशियन हूं। वे आउट क्या है? वे आउट तो नहीं है तो दिख गया ना, आरएसएस के साथ जाके मिलके वे आउट निकल गया। हाँ तो ठीक है, अच्छा है ना। आप शांत बैठिए, अभी बेहतर है ना। मैंने एक सवाल उठाया था, उस सवाल का जवाब यहाँ जरूरी है। मैं कांग्रेस का दलाल हूं, है ना, अच्छा है, आरएसएस का नहीं हूं। कांशीराम जी की एक और बात है कि उन्होंने सबको एक लाइन से मनुवादी कह दिया। ऐतिहासिक रूप से ये बात ठीक नहीं है। दलित समाज जैसे एक रूप समाज नहीं है, सारे दलित अम्बेडकरवादी हैं। कि 6 प्रकार में कौन है? तो विभिन्न जातियों और समुदायों के चमचे, दूसरा विभिन्न दलों के चमचे, तीसरा अज्ञानी चमचे, चौथा प्रबुद्ध अथवा अम्बेडकरवादी चमचे, पांचवा चमचों के चमचे, और छठा विदेश स्थित चमचे। ठीक है, सबको कांशीराम जी ने चमचा बना दिया। जगजीवन राम भी चमचे थे, पॉलिटिकल चमचे थे। तो आप जैसे चमचों के पैसे से अगर वही मान लिया जाए, तो चमचों के पैसे पे अगर राजनीति होगी तो कैसी होगी? फिर चमचा वाली ही होगी। उत्तराधिकार देने की परंपरा अंबेडकरवाद है कि नहीं है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। आप ब्राह्मणवाद को गाली दे रहे हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण बोल रहे हैं। कितने ब्राह्मण आके बोले हैं कि हम अपन पार्टी बना, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। यहां तो एक एमपी नहीं, आप प्रधानमंत्री बन रहा है। ब्लू गमछा लपेट के अमूमन दलित राजनीति भगवा पालकी ढो रहा है। Am I right or wrong? कांशीराम जी, he was a great organizer, there is no doubt. अवेयरनेस का लेवल गांव-गांव तक पहुंचा, नो डाउट। साइकिल से हजारों किलोमीटर रास्ता तय किया, नो डाउट। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अशोक सरस्वती बौद्ध साहब, उद्घाटक सरदार रंजीत सिंह जी, घनश्याम साहब, जेवी राम टेके साहब, अमन कामले साहब, और सभा में जितने हमउम्र बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, आप सभी को जय भीम। सबसे पहले तो कांशीराम जी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन फाउंडेशन को आप बधाई दीजिए, और विशेष रूप से पूरी टीम और अमन साहब को कि मैं दलित कार्यक्रम में, मैं अभी बहुजन शब्द में नहीं जा रहा हूँ, मैं दलित ही फोकस रखता हूँ जरा, कि इस तरह कार्यक्रम में पहली बार कोई मेमोरियल लेक्चर का इंतज़ाम हुआ है, ऑर्गेनाइज किया गया है। नहीं तो हमारे समाज में जो बहुजन भी कह लीजिए, तो मेमोरियल लेक्चर शब्द नहीं हो, भाषण होता है। और ये कार्यक्रम तो लखनऊ में बड़े पैमाने पे होना चाहिए था, लेकिन नागपुर में हो रहा है, ये दिलचस्प है। तो इसके लिए तो बधाई बनता है। दूसरी बात, एक और बात के लिए बधाई मैं दिलाना चाहता हूं सबको। कांशीराम जी कहते थे वामपंथियों को, हरे घास में हरे सांप, और एवी वर्धन हॉल में पहला मेमोरियल कार्यक्रम हो रहा है। इससे खूबसूरत क्या हो सकता है? तो इसके लिए भी बधाई बनता है, ताली जोर से बजा दीजिए। सरस्वती जी ठीक कह रहा हूं? ठीक कह रहा हूं? अमन साहब ने मुझे कहा कि फर्स्ट कांशीराम मेमोरियल लेक्चर में आपको बोलना है, तो मैंने कहा मुझे मत बुलवाइए, क्योंकि मैं तो इतिहास का छात्र हूँ, मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलाता हूँ, न आपसे चंदा ले रहा हूँ, न वोट ले रहा हूँ। मैं समीक्षक हूँ, एक समीक्षक दृष्टि से मैं बात अपनी रखता हूँ। और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कथित वामसेफी, कथित बसपाई, कथित कांशीरामवादी लोग, उनके मुंह से गालियाँ ही गालियाँ निकलती है। तो ये नो कहा कि नहीं, आप आइए और आप अपनी बात एक इतिहास दृष्टि से जरूर रखिए। तो मैंने कहा ठीक है, चलता हूँ। तो मेरे चिंतन का प्रस्थान बिंदु ये हुआ कि आखिर दलित आंदोलन या बहुजन आंदोलन में ये गालीबाजों की फौज कहाँ से आई? सबसे पहला प्रस्थान बिंदु है।
कि अगर आज कांशीराम जी होते, अगर वो बैठे होते यहाँ पर, तो भी मैं वही कहता, मैं बोलता होता तो भी मैं वही कहता जो मुझे कहना है, तो भी वही कहता। एक इतिहास के छात्र का ये उसका धर्म है, समीक्षा करना। जैसे बाबा साहब की चर्चा की एक मेरी किताब आ रही है, धर्मांतरण, अभी प्रेस में है, देखिए कितना टाइम लगता है। बाबा साहब के भाषणों का संकलन है, धर्मांतरण, अंबेडकर का धर्मद्रोह। तो उसमें सब बात भक्ति नहीं, एकेडमिक प्रोग्राम है, इसमें एक समीक्षक की तरह से बातचीत रखनी चाहिए। बाबा साहब ने खुद ही कहा था कि भक्ति नहीं करना चाहिए, व्यक्ति पूजा नहीं करना चाहिए। तो फिर भक्ति और व्यक्ति पूजा की परंपरा कहाँ से आई, ये समझना है। तो उसमें एक भाषण मैंने पढ़ा, कमाठीपुरा में वेश्याओं के बीच उनका भाषण है, और भाषण पढ़ेंगे तो बहुत एग्रेसिव हैं और बहुत ही उल्टा पुल्टा भड़ा बुला कह हैं। तो इतिहास का छात्र एक समीक्षक की तरह उस भाषण को लेगा ना, कि सब हाँ में हाँ मिलाता रहेगा। राजनीति में भक्ति चल सकता है, लेकिन एकेडमिक्स में भक्ति नहीं चलता है। तो ये मेरा लेक्चर जो होगा वो कांशीराम जी को समर्पित है ही। और किसी भी तरीके से, मैंने अमन साहब को एक बात और भी कही कि हमारे लोग समीक्षा में या भर्त्सना में अंतर नहीं समझते हैं। तो इसीलिए गालीबाजों को ना अब कोई किताब पढ़ता है ना लेख पढ़ता है। हम किसी भी तरीके से, अगर किसी व्यक्ति के इतिहास में गांधी की भी समीक्षा होगी, कार्ल मार्क्स की भी समीक्षा होती है, तो भर्त्सना और समीक्षा में फर्क है। किसी भी तरह से हम किसी व्यक्ति के महान कंट्रीब्यूशन को कम नहीं करना चाहते हैं। कांशीराम जी, ही वॉज ए ग्रेट ऑर्गेनाइजर, देयर इज नो डाउट। अवेयरनेस का लेवल गांव गांव तक पहुंचा, नो डाउट। साइकिल से हजारों किलोमीटर रास्ता तय किया, नो डाउट। आजकल अनपढ़ नेताओं की फौज है, लेकिन वहां पे उन्होंने मैगजीन्स निकाले, नो डाउट, कोई इसको कंट्रीब्यूशन कम नहीं कर रहा है। लेकिन आज दलित राजनीति इतिहास के किस मोड़ पर है, अगर ये नहीं समझेंगे तो उसी तरीके से है कि कबूतर रेत में अपनी आंखें छुपा ले, आज सोचे कि बिल्ली हमें नहीं खाएगी। क्या खोया क्या पाया? क्या वाकई अंबेडकरवाद चल रहा है, या अंबेडकर के नाम पर अंबेडकरवादियों ने अंबेडकर को सर के बल खड़ा कर दिया है? मैं एकदम बात कहूंगा, एकदम जो खड़ा नेता की बात कर रहे थे ना कांशीराम जी, खड़े इंटेलेक्चुअल की भी बात करनी चाहिए थी, जो हमारे समाज में नितांत अभाव है। कि कांशीराम जी जो आंदोलन लेकर गए, क्या उस दिशा में गया? क्या लीडरशिप, उन्होंने जितने संगठन बनाए, प्रॉपर अपना काम कर रहा है? बाबा साहब ने जो कहा था उसी रास्ते में आंदोलन जा रहा है कि रिवर्स गियर में जा रहा है? ये उन्होंने इस किताब में, मेरे पास, मैं किताब लेकर आया हूं, इसी किताब में से पढ़ के मैं समीक्षा करूंगा। तो क्या कहते हैं हम लोग को, ये अनपढ़ कुपढ़ कथित अंबेडकरवादी। और मैं आपको निश्चित रूप से यहां एक बात कहना चाहता हूं, मैं इतिहास का छात्र हूं, प्राचीन भारत मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है, मैं हिंदी साहित्य पर काम करता हूं, काशी प्रसाद जायसवाल पर मेरी पीएचडी है, उस पर किताबें मेरी प्रकाशित हैं, बाबा साहब पे 4 किताब लाने की योजना है। मैं अंबेडकरवाद का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं आई एम नॉट ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो मैंने पढ़ा कैसे अंबेडकर को, जरा सोचिए। कथित गालीबाज अंबेडकरवादियों ने मुझे फोर्स किया कि मैं अंबेडकर पढ़ूं। गालीबाज कह रहा हूं मैं, पढ़ा एक लाइन नहीं, हर बात में सर्टिफिकेट मारता है। सोशल मीडिया का जमाना है ना, 20 रुपया का नेट पैक बढ़वा लीजिए और हर बात पे अंबेडकरवादी नहीं है। तो अंबेडकरवाद क्या है, पहले इसका डिफिनेशन समझना होगा। अंबेडकर वॉज ए ग्रेट फिलोसोफर, स्टेट्समैन, स्कॉलर। कांशीराम जी वॉज ए लीडर, ऑर्गेनाइजर। तो इन गालीबाज जो अंबेडकरवादी हैं, देखिए मैं तो बिहार का रहने वाला हूं, दिल्ली में रहता हूं, गाली का पूरा भाषा शास्त्र सब कुछ सबके पास रहता है,
लेकिन हम लोग जब बाबा साहब को पढ़ा समझा, उसके पहले हम लोग विश्वविद्यालय में रहे तो कार्ल मार्क्स, समाजवाद, तमाम चीज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ने का अवसर मिला, तो हमारी ट्रेनिंग तो इतिहास के उस धारा में हुई। तो हमने ये समझा कि ये बाबा साहब को पढ़ने के बाद और क्लैरिटी हुई, डायलॉग, डिबेट। तो ये अंबेडकरी मूवमेंट में गालीबाज कहां से आया? उसी तरीके से कथित बामसेफियन और कथित बसपाई, कथित काशीराम, कथित मैं कह रहा हूं, मैं सबको नहीं कह रहा, काशीरामवादी, इसमें एक गालीबाज की संख्या कहां से आई? तो इसने मुझे फोर्स किया काशीराम जी को पढ़ने का। 12 या 13 वॉल्यूम छप चुकी है। ये जो काशीराम का नाम भजते ना, उनके पास किताब नहीं होगी, लेकिन मेरे लाइब्रेरी में आके देखिए, AR अकेला है अलीगढ़ के, उन्होंने छापा है। लेकिन काशीराम के नाम पर राजनीति होगी, लेकिन किताब और भाषण नहीं पढ़े जाएंगे। तो इन्होंने मुझे फोर्स किया कि मैं काशीराम को पढ़ूं। आप अंबेडकर नामा पे देखिएगा, 40-50 वीडियो मैंने काशीराम जी पे ही बनाए हुए हैं, और ये उनकी सबसे मान्य कृति है। तो ये कथित फर्जी अंबेडकरवादी और फर्जी काशीरामवादी, ये लोग इसी किताब को चमचा युग रेफर करते हैं और क्या कहते हैं हमें, हमारे जैसे लोग जो सवाल उठाते हैं क्या खोया क्या पाया, तो हमारे जैसे लोग हरिजन हो गए, दरिजन हो गए, दलाल हो गए, कांग्रेस के गुलाम हो गए, हम किसी पार्टी के मेंबर नहीं हैं। और इतना हम दलाली कर लिए कि ना 1 रुपया की ज़मीन मेरे पास है, ना कोई घर है। और IB के एक ऑफिसर ने आके कहा था कि आपका अकाउंट से लेकर ज़मीन जायदाद सब चेक हो चुका है, कहीं कुछ मिला नहीं तो आप रहते अंदर। करियर मेरा दांव पे है, अरेस्टिंग हो गई, FIR होगा, ये रिवार्ड है नहीं। सारे प्रमोशन वगैरह की बात हो ही गई, विदेश जाने पे पाबंदी है, सब कुछ है। तो जो लोग ओरिजिनल दलाल हैं वो तो एकदम आराम से सो रहे हैं, ED और CBI के डर से सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं? ओरिजिनल वाला, और उनके चवन्नी छाप चमचे और दलाल, हमारे जैसे लोग जो अपना जेब से खर्चा करके सोशल मीडिया पर रहता है, घूमता है, बात कहता है, तो हम क्या हो गए, हरिजन दरिजन। कभी आप अंबेडकर साहब को पढ़े हैं, गांधी से उनके बहुत मतभेद थे। MC राजा का बहुत लोग नाम भी नहीं जानते होंगे, वो पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर अंबेडकर से पहले वही थे, मद्रास के थे, शेड्यूल कास्ट थे, वो भी अस्पृश्य समुदाय के थे, परैया समुदाय के, उनसे भी मतभेद थे। खैर मोरे साहब की किताब में वो है, फिर बाबा साहब की किताब में भी है। लेकिन क्या अंबेडकर ने गांधी के बारे में अपशब्द कहे? तो मैं समझता हूं कि फर्स्ट मेमोरियल लेक्चर पे, ये लेक्चर काशीराम जी को समर्पित है ही, लेकिन ऐसे जो गालीबाज लोग हैं इनके लिए भी ये लेक्चर, कम से कम कुछ पढ़ लिया करो। बगैर पढ़े हुए कोई आंदोलन आगे नहीं चलता है। बाबा साहब बंदूक लेके नहीं लड़के लाए थे। सबसे पहला मैं प्रस्तावना रखता हूं कि क्या इंडिपेंडेंट दलित पॉलिटिक्स संभव है? इंडिपेंडेंट दलित पॉलिटिक्स, बहुजन एक टेम्पररी पॉलिटिकल वर्ड था, फ्रेज था, बहुजन। क्या वाकई बहुजन है? दूसरा प्रस्ताव, जो समस्या बैकवर्ड लीडरशिप में टुवर्ड्स द अनटचेबल्स, शेड्यूल कास्ट, जो अंडरस्टैंडिंग बाबा साहब के ज़माने में थी, जो 60 के दशक में थी, क्या वो कमी हुई है या वैसे बरकरार है? क्या बैकवर्ड क्लासेस के लोग दलित को अपना लीडर मान सकते हैं आज भी हिस्टोरिकली? तो जो बहुजन पार्टी बना, उसका जो हश्र हुआ है वो हश्र होना ही था। इसलिए मैं कहता हूं कई बार, बाबा साहब ने भी पार्टी बनाई थी ना, जो हश्र हुआ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में, उनके जीवन काल में ही झगड़े शुरू हो गए थे। उनके जीवन काल में ही इमारत फंड के लिए जो पर्ची फाड़े जाते थे, चंदा लिए जाते थे,
वो चंदा लेके भाग जाने वाला उस जमाने में भी हो गए थे, बाबा साहब के जमाने में भी। ये सब उन्हीं ने लिखा है। मैं किताब का पन्ना लेके आया हूं, बोलिएगा तो बता दूंगा कि चंदा चोर उस समय भी थे। और रिपब्लिकन पार्टी का जो हाल हुआ वो तो आपने देखा ही। तो ये पार्टी बनी, एक विजन बहुत साफ था, क्लियर था। यस, 85 का नारा है, 85-90 हम लोग कहते रहे, लेकिन वाकई ये क्या 85 कल्चरली सोशली एकजुट है? आप जब बहुजन की बात करते हो तो खंड खंड में जाती है। अब तो जात जात के नेता हो गए, चूंकि ये पॉलिटिकल एक अलायंस था। तो कांशीराम जी के जाने के बाद सब जात जात का चस्का लग गया था ना, खाली राजनीति करने का। मैं कांशीराम जी की इस बात से एकदम 100% सहमत हूं कि नॉन पॉलिटिकल रूट्स मजबूत होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि नॉन पॉलिटिकल रूट्स मजबूत करने से पहले उन्होंने पार्टी बना दी, और जैसे प्री मैच्योर बेबी होता है ना, शायद वही हो गया, शायद वही हो गया। जिसकी कल्चरल रूट्स, बाबा साहब ने अपने अंतिम दिनों में क्या कहा कि अब मैं धम्म प्रचार में लगाऊंगा, मैं शिक्षा के काम में मैं लगूंगा। राजनीति पे उनका ध्यान बहुत कम था। अगर 1942 से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना से लेके आगे देखेंगे तो राजनीति पे कम फोकस कर रहे थे, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, धर्मांतरण पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। तो सब में राजनीति की भूख लग गई, भूख लग गई। तो अब किसी भी तरह से आरएसएस हो, बीजेपी हो, कुछ दे दो, इस चक्कर में बहुजन कहां गया? बहुजन इज ए मिथ नाउ। फैक्ट को हमें स्वीकारना होगा। आप देखिए 1980-82 के बाद, मैं तो उस समय बच्चा था, 10 साल का रहा हूंगा। आज क्या लग रहा है प्राइमा फेसी? ब्लू गमछा लपेट के अमूमन दलित राजनीति भगवा पालकी ढो रहा है। Am I right or wrong? ब्लू गमछा पहन के अंबेडकर का नाम लेके जय अंबेडकरवाद, जय बाबा साहब, जय कांशीराम, और रथ किसका ठेल रहा है? भगवा रथ ठेल रहा है। ये है रियलिटी। अब बोलूंगा तो खराब लगेगा, हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने में इन कथित अंबेडकरवादियों ने होड़ लगाई हुई है कि मालिक हमारे कंधा पर आइए, हमारे कंधा पे आइए। और बैकवर्ड पॉलिटिक्स वो भी कह रहा हूं, ढोने में दूसरा कंधा ये समाजवादी लोग भी दिए हुए हैं। हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। जयप्रकाश नारायण ने सर्टिफिकेट दिया ना आरएसएस को, लेजिटिमाइज किया ना मिलके। तो वहां से समाजवादी लोग निकले, तो अल्टीमेटली गए किधर? ज्यादातर लोग अभी सब आरएसएस बीजेपी का पालकी ढो रहे हैं। और आपके यहाँ अंबेडकर वाले लोग, अठावले साहब हैं, वो तो 1 नंबर पे चल रहे हैं अभी। हमारे बिहार में एक है चिराग पासवान, वो तो हनुमान ही बन के गदा लेके घूम रहा है। और कुछ लोग जहां पे खुल के नहीं है तो अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से। और सब लोग जानते हैं कौन है। अरे जो पॉलिटिशियन आंदोलनकारी जेल जाने से डरेगा वो पॉलिटिक्स करेगा कभी? हिंदू राष्ट्र की अवधारणा में दलित कहां रहेंगे? बैकवर्ड में थोड़ा कम बोल रहा हूं कि बैकवर्ड लोग के पास थोड़ा अपर कास्ट का फीलिंग भी है, जमीन भी है ना, संसाधन भी है, तो उनका काम तो चल जाएगा। ये दलित आप लोग जो बैठे हुए इसमें ज्यादातर दलित होंगे। हिंदू राष्ट्र में आप कहां रहिएगा? जरा ये सोचिए। मेरी चिंता ये है, मेरी चिंता ये है, पॉलिटिकल पार्टी रहे न रहे, आप ब्राह्मणवाद को गाली दे रहे हैं, ब्राह्मण बोल रहे हैं। कितने ब्राह्मण आके बोले कि हम अपन पार्टी बना, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। यहां तो एक एमपी नहीं, आप प्रधानमंत्री बन रहा है।
बाबा साहब पर कितना चिंतन मनन रिसर्च हो रहा है। क्यों? ये दलित लोग जो है ये रिसर्च को, चिंतन मनन को कोई काम नहीं समझता है। खाली हुआ गिदर की तरह करके इलेक्शन में वोट देना है और नेक्स्ट पीएम और नेक्स्ट सीएम खाली स्लोगन लगाता है। अरे जिसका लीडरशिप यूनिवर्सिटी से नहीं आएगा, जिसका लीडरशिप जो है 22-25 साल में लड़के अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, लिखेंगे नहीं, वो कहां से हुक्मरान बन सकता है? कौन ही गलत सपना दिखाया कि आरक्षण देने वाला बनेंगे? दिस इज अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। आप मुझे बाबा साहब के किसी किताब में कहीं एक लाइन बता दीजिए जो उन्होंने कहा हो कि हम आरक्षण देने वाला बनेंगे। वो बैकवर्ड पॉलिटिक्स को उसी समय पहचान गए थे। 1932 में जब कॉमनल अवार्ड आया और जब अस्पृश्यों के पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लिया गया, ये मैं इतिहास दृष्टि से समालोचना कर रहा हूं, तो पिछड़े वर्ग के लोगों ने कहा कि मुझे भी उसमें शामिल कर लीजिए। हिंदी का वॉल्यूम 10 जाकर देख लीजिएगा, उसमें सब मेंशन है। टाइटल है उसका, करोड़ों की आबादी को नकारने का प्रयास। उसी टाइटल से मैं बोल रहा हूं। तो पिछड़े वर्ग के लोग बोले कि मुझे भी इसमें शामिल करो। तो बाबा साहब ने अस्पृश्यों ने कहा कि देखिए ये आया है अस्पृश्यों के लिए, आप अपने लिए अलग मांगिए, हम आपको समर्थन करेंगे। ये उचित बात थी। और इसका कारण यह था कि उन्होंने कहा कि मद्रास में और बॉम्बे प्रोविंस में 1920 में पिछड़ों के लिए आरक्षण ऑलरेडी लागू हो चुका था। लेकिन कहते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोग नहीं माने इस बात को, बोले कि मुझे वो अस्पृश्य वाला में ही डालो। तो जब अस्पृश्यों ने उनकी बात नहीं मानी तो कहना है कि ब्राह्मणों से ज्यादा कूद कर इन पिछड़े वर्गों ने हम लोग का विरोध किया पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। यह ऐतिहासिक तथ्य है। इतना पिछड़ा लीडरशिप है देश में, एक दलित सीएम नहीं है, आप पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। कूद कर विरोध किया। ये तो हाल है। तब भी बाबा साहब का देखिए, उनकी गुरु कौन थे? बुद्ध, कबीर, फुले। उनके स्पॉन्सर कौन थे? गायकवाड़, साहू जी महाराज। बाद में उन्होंने पैसे दिए अखबार निकालने के लिए। तो जब वो संविधान बनाने लगे और उन्होंने मराठा टेम्पल एक संदेश लिखा था, पिछड़े वर्ग के लोगों ने कहा था कि आप हमारे मैगजीन के लिए एक संदेश लिखिए। तो उन्होंने संदेश लिखा था और उसमें जो उन्होंने बताया था वो दिलचस्प है। उनको संदेश ये लिखा था कि भाई दुनिया भर में ये मैं लेके आया हूं दिखाने के लिए, कम से कम ये समझ लीजिए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मराठा मंदिर को संदेश। इसमें बार बार वो कह रहे हैं कि शिक्षा जरूरी नहीं है, उच्च शिक्षा जरूरी है। ये कलरकी के शिक्षा से कोई आंदोलन नहीं हो सकता, आप संविधान नहीं लिख सकते हैं। सब पेज नंबर के साथ लाए ओमन साहब। और इसमें इन्होंने बताया कि भाई दुनिया भर में होता है कि 3 क्लास होता है, एक कुलीन होता है, एक मध्य का होता है, एक नीचे होता है, बीच का एक नीचे। और उनकी लाइन ही मैं पढ़ देता हूं कि कुलीन वर्ग की तुलना में मध्य वर्गीय एवं निम्न वर्ग में कुछ विशेष त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, और ये त्रुटियां संसार वर्ग में है। मध्य वर्ग के पास, मतलब ओबीसी के सेंस में समझिए, निचले वर्ग के प्रगति को सहने की कुलीन वर्ग के समान उदारता नहीं है, तथा इसके पास निम्न वर्ग का आदर्शवाद भी नहीं है। जो नीचे का तबका लड़ता है ना अपने जीवन जीने के लिए, वो मध्यवर्ती जातियों में नहीं है। इससे मध्यवर्गीय को, यानी कि बीच का जो क्लास है, दोनों वर्गों का शत्रु बना दिया है। दलित का भी शत्रु बना दिया है, एलिट का भी शत्रु बना, अपर कास्ट का भी शत्रु बना दिया है। यह कुलीनता से उसकी उच्च स्थिति के कारण घृणा करता है। यह निम्न वर्गों से घृणा करता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि निम्न वर्ग उन्नति कर उसके समान बन जाए। क्या ये ओबीसी पे ये बात लागू नहीं हो रही है? मराठों को उन्होंने लिखा है। मराठा भारत में मध्य वर्गीय हैं एवं जिस किसी ने भी इनके साथ काम किया है वे जानते होंगे कि उनमें उपरोक्त ये त्रुटियां उनमें है। मराठों के पास 2 ही विकल्प है, या तो ऊपर जाकर शामिल हो जाओ, नहीं तो नीचे वालों से मिलो
और ऊपर वाला का जो वर्चस्व है उसको उखाड़ फेंको। बैकवर्ड पॉलिटिक्स कहाँ है आज? और दलित को लेके बैकवर्ड पॉलिटिक्स का पर्सपेक्टिव क्या है? क्या खत्म हो गया है? जो इशारा 1947 में बाबा साहब कर रहे थे वो दूर हो गया है? हम बहुजन हो गए हैं। जब सोशली कल्चरली, जो कांशीराम कहते थे कि रूट्स पहले मत, जब तक हम सोशल डेमोक्रेसी नहीं लाएंगे, बैठ के खाना नहीं खाएंगे। लखनऊ के भाषण में उन्होंने कहा, जिसका कोट कांशीराम जी ने किया है, मैं बताऊंगा, कि सवाल रोटी बेटी का नहीं है, जिसको मर्जी जहां खाना खाओ जैसे मर्जी, लेकिन कम से कम पॉलिटिकल रूप से यूनाइट तो हो जाओ। आज यूनाइट तो हो रहे हैं, लेकिन सीएम हम ही बनेंगे। ये उदारता दिखाइए कि भाई पार्टी हमारी है, लेकिन हमारी पार्टी की ओर से सीएम दलित होगा, तब बात बनेगी। इससे बढ़िया तो बीजेपी वाला देखिए कितना बढ़िया रणनीति बनाता है। सिर्फ एक ब्राह्मण है सीएम, दो ठाकुर सीएम है। सब जगह आप देखिए हरियाणा का मंत्रिमंडल बना है, क्योंकि हमारे लोग जानता है ना, हमारे दलित बैकवर्ड को जानता है कि इन लोगों को मंत्री बना दो, इसी में खुश रहता है। इसको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। और हमारी दिलचस्पी उल्टा है। मेरी दिलचस्पी नौकरी में है, मेरी दिलचस्पी पढ़ाई में है, मेरी दिलचस्पी हॉस्पिटल में है, इसमें है। हमारे मंत्री हमारे जात मेरा भाई हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, डजंट मैटर फॉर मी। वो मंत्री सीएम पीएम मिनिस्टर बन के क्या करेगा, इससे मुझे फर्क पड़ता है। चाहे वो 2 रूम के रहे, चाहे 50 रूम के बंगले में रहे, मेरी दिलचस्पी यहां पर है। तो ये आरएसएस बीजेपी वाला अच्छा समझ गया है कि सबको कुछ नहीं, इसके जात का एक खाली मंत्री बना दो, पूरे जात ही जो है खुश रहता है। तो इसलिए जिम्मेदारी आप सबकी है। जो स्थिति है इसके लिए जिम्मेदार आप भी उतने ही हैं। मैंने तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक शपथ दिलवाई थी लोकसभा चुनाव के पहले कि शपथ लो कि बाप भाई कोई भी अगर बीजेपी से खड़ा होगा, आरएसएस का होगा, उसको हरवाएंगे अपना पैसा खर्चा करके। ये वैचारिक क्लैरिटी है। और ये आइडिया मैंने अपने घर में नहीं बनाया है, बाबा साहब के पढ़ के ही सीखा है। तो मेरी चिंता यह है कि दलित सबसे निचला तबका है समाज का, और वो हल्ला किए जा रहा है कि देश का हुक्मरान बनना है, हमें देने वाला बनना है। तो बीजेपी आरएसएस तो बढ़िया से जानता है कि ये सब हंसता है, सब लुटियन जोन में बैठ के, कि बताओ ये सब का खाली चड्डी छोड़ के बाकी धीरे धीरे उतार रहा है, तब भी कह रहा है कि भजन गाए, भांग पी के भजन गाए जा रहा है, हुक्मरान बनेंगे। क्या महाराष्ट्र से जो फॉरेन जाने का स्कॉलरशिप जो दलित बच्चों को मिलता था, उसमें राइडर लग गया है क्रीमी लेयर। आपको पता है ये बात कि 5 लाख से ज्यादा, ईडब्ल्यूएस का 8 लाख, दलित का 5 लाख। 5 लाख इसका मतलब क्लास 4 एम्प्लॉय के बच्चों को भी विदेश जाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। कोई आंदोलन है? खाली डफली बजा के नाचने से कि हम सीएम पीएम बनेंगे नहीं होता है। आपके आने वाली पीढ़ी का पूरा इंतजाम कर दिया है तबीयत से। ये सब सोच लिया था कि सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ के ही चंदा देने वाला वर्ग तैयार हुआ है। आप सब जितने पढ़े, कोई इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा हुआ है एक आध छोड़ के, सब हम लोग सरकारी स्कूल के ही पढ़े हुए हैं। फ्री में पढ़े थे कि नहीं? अब वजीफा मिला था कि नहीं? स्कूल में मिला था, मुझे भी मिला था। आज अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? ये कभी सोच में आया? वो समझ गया कि सरकारी स्कूल से पढ़ के बाबू लोग फ्री में पढ़ता है, सरकारी नौकरी में आता है, और वही बसपा को, कांशीराम जी को और बामसेब को चंदा देता है। तो एक काम करो, पहले सरकारी स्कूल खत्म करो। ब्राह्मणवाद खाली गाली देने से जो सीखने की जरूरत है ना, हजारों साल से कैसे सरवाइव कर रहा है। तो सरकारी स्कूल पहले खत्म कर दिया। अब जो लोग देश का हुक्मरान बन रहे हैं, 1-2 जनरेशन बाद चंदा देने वाला क्लास ही खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद डबली बजाते रहना। वो मुझे दिख रहा है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया ना, आधा नौकरी। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडहॉक पढ़ाते थे, 1.25 लाख रुपए तनख्वाह, और आज जो है ना हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। अब चाहे ब्राह्मण हो चाहे दलित हो, ज्यादातर तो अपर कास्ट ही है, 40,000 रुपए पे गेस्ट लेक्चर पढ़ा रहा है। मजे आएंगे ऐसे? ये लड़ाई किस बात के लिए हम लोग लड़ रहे हैं?
40,000 रुपये आएंगे, और वो भी गेस्ट, 2 महीना पढ़ाओ, भागो इधर से। संविदा पे सारे आ गए, सब कुछ खत्म हो गए। और अभी भी ये बात अगर दलित समाज को नहीं समझ में आ रही है